एयर फ्रांस 447 अचानक एटीसी के रडार से गायब हो गया। किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं मिला, न कोई इंजन फेलियर का वॉइस मैसेज, न ही कोई डैमेज की शिकायत। फिर भी ये प्लेन अचानक से कैसे गायब हो गया? क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्यों कई सालों तक ये हादसा एक मिस्ट्री बन के रह गया? और 3 साल बाद हुआ एक चमत्कार जिसने सारे मिस्ट्रीज का पर्दाफाश करके रख दिया। आज के इस वीडियो में हम फ्लाइट 447 के मिस्टीरियस घटना और उसके पीछे के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 31 मई 2009 ब्राजील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 10:30 में पेरिस के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। ब्राजील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का वक्त लग जाता है और एयर फ्रांस 447 लगभग 3 घंटों का सफर कर चुका था। एटीसी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। ये प्लेन अब समुद्र के बीचों बीच पहुंचने वाला था। तभी एटीसी का कंट्रोल प्लेन से टूट गया। समुद्र के बीचों बीच प्लेन से संपर्क टूटना नॉर्मल था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे जगहों में प्लेन्स एटीसी के रेंज से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्र के उस पार सेनेगल एटीसी भी प्लेन से संपर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका रेंज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सेनेगल एटीसी बस इंतजार कर सकता था कि कब प्लेन रेंज में आएगा और हम दोबारा से उससे संपर्क बना पाएंगे। समय बीतता गया और करीब आधे घंटे बाद भी प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर प्लेन्स को उस एरिया में छानबीन करने के लिए भेजा गया। सुबह होते होते प्लेन के कई सारे मलबे मिलना शुरू होने लगा। ये प्लेन मिस्टीरियस तरीके से क्रैश हो चुका था। फ्लाइट 447 के आने के इंतजार कर रहे पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या, और उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल था। आखिर अचानक प्लेन कैसे क्रैश हो गया? इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीम्स को सिलेक्ट किया गया। पहला ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए और दूसरा प्लेन के डेब्रीज और लाशों को रिकवर करने के लिए। हर दिन डेड बॉडीज को निकालकर उसके घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए सौंप दिया जा रहा था। कुछ डेड बॉडीज पहचान में तो आ गए, लेकिन कुछ की हालत इतनी गंभीर थी कि उनके कपड़ों को देखकर पहचान किया जा रहा था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनों की लाशें भी नसीब नहीं हुआ। 16 दिन के खोजबीन के बाद भी 228 में से सिर्फ 50 बॉडीज को ही रिकवर किया गया। बाकी बचे लोग, प्लेन का ब्लैक बॉक्स, सब कुछ समुद्र के गहराइयों में खो चुका था और उस गहराई तक इन्वेस्टिगेशन की टीम भी नहीं पहुंच पा रहे थे। समुद्र के गहराई में जाकर ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया गया। ये सबमरीन्स ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक ही सिग्नल्स भेज सकता था। अगर 30 दिनों के अंदर इसे खोजा नहीं गया तो बाद में इसे खोजना बहुत मुश्किल हो सकता था। दिन गुजरता गया। हर रोज समुद्र में छानबीन करने के बाद भी रोज की तरह उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता और फाइनली लगभग 12 महीने के खोजबीन के बाद भी 7000 स्क्वायर किलोमीटर छान मारने के बाद भी ब्लैक बॉक्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया। समय के साथ साथ अब उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। घटना के 3 साल बाद 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHOI का गठन किया गया और इस टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उसने अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। इन्हें पता था कि समुद्र में छानबीन करने से कोई फायदा नहीं है। घास फूस धूल मिट्टी में ये ब्लैक बॉक्स कहीं दब गया होगा। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे अंडर वाटर व्हीकल्स को समुद्र के अंदर भेजा जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक था और इसे रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता था। इन पनडुब्बियों की खास बात ये थी कि ये समुद्र की सतह को स्कैन कर सकता था और एक मैप तैयार कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे कि एक सैटेलाइट मून को स्कैन करके उबड़ खाबड़ जगहों की पता लगा लेता है। कुछ दिनों बाद स्कैन किए हुए पिक्चर्स में प्लेन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में दिखाई दिया। तुरंत ही वहां पर खोजी दल को भेजा गया और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों को 3 साल बाद रिकवर कर लिया गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि इन्होंने सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही इस ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। घटना के 3 साल बाद अब वक्त आ चुका था इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने का।
ब्लैक बॉक्स ने जो कहानी सामने रखा उसने इन्वेस्टिगेटर्स का सोच ही बदल के रख दिया। तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की कहानी इस केस स्टडी में। इस कहानी की शुरुआत करते हैं उड़ान के 3 घंटे बाद से, जब ये प्लेन ब्राजील एटीसी के संपर्क से बाहर हो गया। एटीसी को लग रहा था कि ये हमारे रेंज से बाहर चला गया होगा। वहीं समुद्र के उस पार पेरिस के एटीसी भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि कुछ ही मिनट्स बाद हम प्लेन से संपर्क बना लेंगे। पर फ्लाइट 447 असल में एक भयानक मुसीबत में फंस चुका था। ये प्लेन तूफानी बादलों के बीच घुस चुका था। हालांकि प्लेन में वेदर रडार भी होता है जो मौसम की जानकारी पायलट्स को बताता है, पर यह रडार सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करता है, प्लेन को प्रोटेक्ट नहीं करता। अब क्योंकि ये एक प्लेन था, सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी नहीं कि आगे अगर रास्ता खराब है तो उसे रोककर बैक गियर लगा के पीछे की ओर कल्टी मार ले। नहीं, प्लेन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर ये एक बार तूफानी बादलों में घुस जाए तो किसी भी तरह से प्लेन को उसका सामना करना ही पड़ेगा। बात करें वेदर रडार की तो ये पहले ही इन्फॉर्म कर देता है तूफान में मौजूद वाटर ड्रॉप्स को डिटेक्ट करके, और पायलट को डिस्प्ले में दिखा देता है कि आगे मौसम खराब है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि पायलट को तूफान के बारे में कितनी देर पहले पता चलता है। आखिर इस वेदर रडार का रेंज क्या होता है? यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक प्लेन तूफान को कितनी दूरी तक देख सकता है ये डिपेंड करता है एंटीना के पावर पर और धरती के गोलाकार आकार पर। सपोज ये हमारी धरती है और ये है आपका प्लेन। अगर आप प्लेन के नोज को ऊपर की ओर पॉइंट करते हैं तो हो सकता है ऊपर आपको तारे दिख जाएं या फिर कोई एलियन दिख जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा नीचे पॉइंट करते हैं तो हो सकता है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख जाए। अगर थोड़ा और नीचे करेंगे तो हो सकता है आपको सैटेलाइट्स दिख जाएं। लेकिन अगर आप अर्थ के कर्वेचर पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और जैसे जैसे नीचे की ओर पॉइंट करते जाएंगे वैसे वैसे रेंज कम होता जाएगा। बेशक फ्लाइट 447 के पायलट्स को पहले ही पता लग गया होगा कि वे बादलों के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, पर उस वक्त कोई चारा भी नहीं बचता जब चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल हो। फ्लाइट 447 अब बादलों के बीच प्रवेश कर चुका था और बादलों में होता है ढेर सारा पानी जो कि -40 डिग्री के टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो सकता है। अब तक तो प्लेन में सब कुछ ठीक था, सिर्फ एटीसी से संपर्क टूटा था, पर उसकी अभी जरूरत भी नहीं थी। कुछ मिनट्स बादलों के बीच में उड़ान भरने के बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बर्फ के टकराने की थी। इस प्लेन को लगभग 10 घंटे का उड़ान भरना था, इसीलिए प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे। प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन 3 घंटे ऑलरेडी प्लेन उड़ा चुका था और इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए चले गए। अब प्लेन का कंट्रोल को पायलट के हाथों में था, जिसका एक्सपीरियंस दोनों पायलट से कम था। रात का समय, फिर तूफान, फिर बर्फ की टकराने की आवाजें, इन सारी घटनाओं से को पायलट पैनिक होने लगा था। पर डरने की बात अब तक भी नहीं थी, क्योंकि जब तक ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा है तब तक ये ऑटो पायलट प्लेन को अच्छे से तूफानों के बीच से भी उड़ा सकता है। रही बात बर्फ की तो उसका कोई भी इलाज नहीं था। ये बर्फ के टुकड़े अब प्लेन के पिटोट ट्यूब यानी कि उन सेंसर्स को फ्रीज करने लगा था जो ऑटो पायलट को इम्पोर्टेंट जानकारी देता है, जैसे कि कितनी तेजी से हवाएं चल रही है, एंगल ऑफ अटैक क्या है, प्लेन के नोज का पोजीशन सही है या नहीं, प्लेन का एल्टीट्यूड क्या है। ये सारे के सारे सेंसर्स फ्रीज होने लगे थे, जिसकी वजह से प्लेन में भले ही 2 या 3 ऑटो पायलट हो, पर इन्हें भी जानकारी सेंसर से ही मिलता है। ऑटो पायलट्स के पास खुद की आंखें नहीं होती, ये इन सेंसर्स की मदद से ही अपने इन्वायरमेंट को जज कर पाते हैं, और अगर इन सेंसर्स में कोई खराबी आ जाए तो ऑटो पायलट अंधा हो जाएगा, यानी कि वो काम करना बंद कर देगा। और ठीक ऐसा ही फ्लाइट 447 के साथ हुआ। पीटर ट्यूब आइस के कारण ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। अब तक ऑटो पायलट की वजह से ही प्लेन स्टेबल कंडीशन में उड़ रहा था, पर अचानक इसके डिसएंगेज हो जाने के कारण ये प्लेन लेफ्ट की ओर रोल करने लगा। को पायलट तुरंत ही प्लेन को मैनुअल कंट्रोल में ले लिया और प्लेन को सीधा करने के लिए साइड स्टिक को राइट की ओर मोड़ दिया। अब ये प्लेन कभी लेफ्ट की ओर रोल हो रहा था तो कभी राइट की ओर, और को पायलट प्लेन के रोलिंग को स्टेबल करने में लगा हुआ था। करीब 3-4 मिनट्स तक ऐसा ही चलता रहा।
इसके बाद को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उन्होंने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच दिया, जिसके कारण प्लेन का नोज ऊपर होने लगा और प्लेन का एल्टीट्यूड लगातार तेजी से बढ़ने लगा। जब भी प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ाना होता है तब ऑलमोस्ट 2000 से 3000 पर मिनट की स्पीड से प्लेन को ऊपर ले जाना होता है, लेकिन फ्लाइट 447 7000 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जा रहा था, वो भी तूफानी बादलों से होते हुए। प्लेन का एंगल ऑफ अटैक बढ़कर 30 डिग्री हो चुका था और ये खतरे की पहली घंटी थी। एंगल ऑफ अटैक बढ़ने से यानी कि प्लेन के नोज के ऊपर होने की वजह से विंग्स में लिफ्ट मिलना बंद हो गया और तेज हवाओं के टकराने से प्लेन में ड्रैग भी बढ़ने लगा, जो प्लेन की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करने लगा। को पायलट पहले से ही कंफ्यूज था और काली अंधेरी तूफानी रात में प्लेन का एल्टीट्यूड, प्लेन का स्पीड, प्लेन का ऑटो पायलट, प्लेन में बर्फ की टकराने की आवाजें, इन घटनाओं के कारण को पायलट पहले से ही डरा हुआ था और फिर से एक मुसीबत सामने आ गया और ये था स्टॉल अलार्म। दोस्तों, जब प्लेन का नोज अधिक ऊपर चला जाता है तो हवाएं तेजी से प्लेन में टकराने लगती है और प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है पॉजिटिव स्टॉल। ठीक इसके विपरीत अगर प्लेन का नोज जरूरत से अधिक नीचे चला जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है नेगेटिव स्टॉल। फ्लाइट 447 अब स्टॉल कंडीशन में जा चुका था। को पायलट ने कहा कि अब प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरे पायलट ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पर उन्होंने एक सही डिसीजन लिया। उन्होंने प्लेन के नोज को डाउन करने के लिए अपने साइड स्टिक को डाउन करने लगा, लेकिन को पायलट अब भी प्लेन के साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा था, जबकि दूसरा पायलट साइड स्टिक को आगे की ओर मूव कर रहा था। दोनों ही पायलट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। अब प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया कि सुने तो आखिर किसकी बात सुने, पायलट या फिर को पायलट। वेल, यहाँ पर अलग अलग कमांड होने की वजह से पायलट के द्वारा लिए जा रहे सही डिसीजन को कैंसिल कर दे रहा था। पायलट अब प्लेन के नोज को डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लगातार प्लेन के स्पीड में कमी होने लगी और को पायलट तो अब भी साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच के रखा था। अब ना तो पायलट और ना ही को पायलट प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे। प्लेन का स्पीड लगातार कम होने से और लिफ्ट ना मिलने से ये एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। अब यहाँ पर एंट्री हुआ कैप्टन का, जो कि इस प्लेन में सबसे एक्सपीरियंस पायलट थे, पर अफसोस उनका एंट्री बहुत लेट हुआ। उन्होंने देखा कि स्टॉल अलार्म कभी ऑफ हो रहा था तो कभी ऑन हो रहा था। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी कभी प्लेन का सेंसर ऑन हो रहा था और ऑन होते ही ये बताने की कोशिश करता कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा चुका है, लेकिन फिर बर्फीले तूफान उस सेंसर को ब्लॉक कर दे रहा था और दोबारा से स्टॉल वार्निंग अलार्म बंद हो जा रहा था। कैप्टन के पास पहली चुनौती थी नोज को डाउन करना, तभी प्लेन को बचाया जा सकता था। अब प्लेन का नोज और बढ़ के 40 डिग्री हो चुका था। कैप्टन के आने के बाद को पायलट को यह एहसास हुआ कि वो साइड स्टिक को पीछे खींच के रखा था और इसी कारण से अब तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, पर गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो चुका था। प्लेन का स्पीड अब बेहद धीमा हो गया। ये प्लेन अब फ्लाई नहीं कर रहा था और ना ही ग्लाइड कर रहा था। ये एक पत्थर की तरह बेजान होके नीचे गिर रहा था। ये अलार्म मौत की आखिरी घंटी थी। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन जमीन के बहुत अधिक नीचे आ जाता है। ये अलार्म बताता है कि प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो ये जमीन से टकरा जाएगा। पर फ्लाइट 447 के पायलट्स चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय मौत का इंतजार करने का। लग रहा था जैसे 228 लोगों को किसी पत्थर में कैद करके 38,000 फीट से नीचे समुद्र की ओर फेंक दिया गया हो। कुछ ही सेकंड्स बाद ये प्लेन समुद्र से टकरा गया और बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। इस प्लेन क्रैश ने कई सारे घरों के जलते हुए दिए को बुझा दिया। वही पायलट्स को एक नई सीख दे गया कि कैसे सामना किया जाता है ऐसे कंडीशन में, ऐसे तूफानी बादलों में। आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ऑटो पायलट की आंखें नहीं होती, ये सेंसर्स की मदद से अपने एनवायरनमेंट को जांच करके प्लेन को कंट्रोल करता है। अगर आपका प्लेन बादलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है तो आप इसे अवॉइड करके दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर चले जाते हैं तो बस एक ही ऑप्शन बच जाता है। जब तक ये क्लाउड्स खत्म ना हो जाए प्लेन को उसी तरह उड़ाते रहो, चाहे प्लेन कितना भी हिले, कितना भी डोले, कितना भी रोल हो जाए। इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्लेन को सिर्फ स्टेबल करने की कोशिश करें, ना कि डायरेक्शन को बदलने की।
क्योंकि ये नेचर इन हवाओं की मदद से प्लेन्स फ्लाई करते हैं। आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, बस उसकी मदद से फ्लाई कर सकते हैं। भले ही प्लेन के सारे सेंसर्स डेड हो जाए, भले ही ऑटो पायलट अपना काम करना बंद कर दे, चाहे इंजन फेलियर ही क्यों ना हो जाए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बस प्लेन को सीधा उड़ाते रहना और कुछ नहीं। हालांकि खराब सेंसर्स की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना बड़ा हादसा तो नहीं होगा। फ्लाइट 447 के पायलट ने सबसे बड़ी गलती ये किया कि उन्होंने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच लिया। आमतौर पर को पायलट्स का एक्सपीरियंस कम होता है और ऐसे भयानक सिचुएशन में अक्सर लोग घबरा जाते हैं। काली अंधेरी रात, खराब सेंसर, खराब ऑटो पायलट, बर्फ की टकराने की आवाजें, स्टॉल वार्निंग अलार्म, इतने सारे प्रॉब्लम्स एक ऐसे पायलट के साथ आता है जिसे बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। ऐसे प्लेन का क्या होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब भी बहुत सारे को पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास कम एक्सपीरियंस है। आज भी प्लेन्स तूफानी बादलों में इंटर कर जाते हैं। तो क्या ऐसी घटना दोबारा हो सकती है? जी हाँ,